फॉर्मूला वन में कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्किट्स नहीं रहते, वो एक कैरेक्टर बन जाते हैं। और डच ग्रां प्री का होम ट्रैक ज़ैंडवूड सर्किट ऐसा ही F1 का एक कैरेक्टर है। नॉर्थ सी के बगल में बैठा हुआ, ड्यून्स के बीच में से गुजरता हुआ एक नैरो हाई स्पीड सर्किट, बैंकिंग जो ऑलमोस्ट एलियन लगती है। और एक ऐसा ट्रैक जहां पे ओवरटेकिंग हिस्टोरिकली काफी मुश्किल रहा है। और ये वीकेंड एक ऐसी चीज होने वाली है जो इस रेस को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है। दिस इज फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर द लास्ट डच ग्रां प्री एट ज़ैंडवूड। तो अभी सवाल ये नहीं है कि ज़ैंडवूड इतना आइकॉनिक ट्रैक क्यों है, सवाल ये है कि अगर ये कुछ आने वाले समय के लिए अगर ज़ैंडवूड का F1 में लास्ट डांस होगा तो क्या ये बेस्ट डांस होगा। अभी उन सारी चीजों पे नजर डालने से पहले हम एक बार बस देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो ज़ैंडवूड को ज़ैंडवूड बनाती है। क्यों है ये ट्रैक इतना आइकॉनिक, क्यों है इतना डिफिकल्ट टू ओवरटेक, क्यों है इतना चैलेंजिंग। लेट्स टॉक अबाउट द ज़ैंडवूड सर्किट। ज़ैंडवूड है सिर्फ 4.259 किलोमीटर्स का सर्किट, 14 कॉर्नर्स, संडे को 72 लैप्स की रेस होगी। मतलब ट्रैक वैसे छोटा है लेकिन इसका कैरेक्टर बहुत बड़ा है। सबसे पहले आते हैं ड्यून्स। ये ट्रैक बेसिकली सैंड ड्यून्स के बीचों बीच बना है, तो इसलिए एलिवेशन चेंजेस बहुत नेचुरली मिलती है। नॉर्थ सी के बगल में होने की वजह से हवाएं कभी कभी सडनली अपना डायरेक्शन और इंटेंसिटी बदल देती है, क्रिएटिंग वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड वेरिएबल कंडीशंस। नाउ कंबाइन नॉर्थ सी में से आने वाली हवाएं और ड्यून्स की सैंड, जिसकी वजह से ग्रिप कंडीशंस भी वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल होती है। फिर आती है बैंकिंग। ज़ैंडवूड में कुछ टर्न्स को बैंकिंग इतनी एग्रेसिव है कि कार को लिटरली कॉर्नर में पुश किया जाता है। और ये सिर्फ एक स्पेक्टिकल नहीं है, बैंकिंग कार के बिहेवियर को टेस्ट करती है, ड्राइवर के कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती है, कार की स्टेबिलिटी को टेस्ट करती है, और टायर्स की एक अनयूजुअल लोड बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट होती है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है टर्न नंबर 3, द ह्यूगेनहाउस। ये सिर्फ एक बैंक्ड लेफ्ट हैंडर नहीं है, बैंकिंग के साथ साथ इसकी रेडियस और एलिवेशन ड्राइवर को एक बहुत ही अनयूजुअल लाइन चूज करने का फ्रीडम देती है। अभी हमें पता है कि F1 में यूजुअली जब ड्राइवर एक टर्न ले रहा है, ही टारगेट्स द एपेक्स, राइट? सो इफ इट इज अ लेफ्ट टर्न, एपेक्स को जब भी टारगेट करेंगे, ही विल कम टू द इनसाइड ऑफ द टर्न एंड एग्जिट ऑन द आउटसाइड, राइट? अभी टर्न नंबर 3 एट ज़ैंडवूड होता क्या है, आइडियल लाइन आप देखोगे कि यहाँ पे ये लेफ्ट टर्न मारते वक्त गाड़ियां यूजुअली सर्किट के राइट एज से ये टर्न लेंगी। ऑफ कोर्स अगर ओवरटेक करनी हो या फिर ओवरटेक सेटअप करना हो या फिर अपनी पोजीशन डिफेंड करनी हो, तो ये टर्न पे भी यू विल सी ड्राइवर्स टारगेटिंग द एपेक्स। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न टू वॉच आउट फॉर, एस्पेशली ड्यूरिंग द स्प्रिंट रेस एंड द मेन रेस, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट ड्राइविंग लाइंस हमें नजर आएंगी। सो कीप योर आई आउट ऑन दैट, ओके? और दो टर्न्स के बारे में बात करनी चाहिए हमें। टर्न नंबर 1 which is known as the Tarzan Bocht, and turns number 6 and 7 which are known as the Scheeflak. Turn number 1, the Tarzan Bocht, obviously start finish straight के बाद पहला हाई ब्रेकिंग कॉर्नर, 180 डिग्रीज का राइट हैंडर। दिस इज द प्राइमरी ओवरटेकिंग स्पॉट, इसलिए इस पे नजर होनी ही चाहिए। Scheeflak is a combination of turns number 6 and 7. High speed, fast, blind right-hander with a dramatic drop in elevation. Not an easy corner. It's fast, lekin not an easy corner. And then we come to one of the most important corners on the circuit. Turn number 14, the Arie Luyendyk Bocht. Arie Luyendyk Bocht is a Dutch auto racing driver. उन्होंने इंडियानापोलिस 500, एक बहुत ही बड़ी रेस है, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस नो, उन्होंने इंडियानापोलिस 500, ये प्रेस्टिजियस रेस 1990 और 1997 में जीती। 2001 में इस टर्न को उनका नाम दिया गया। अभी ये टर्न नंबर 14, द एरी लैंडाइक बॉक्ट, इसकी बैंकिंग है 18 डिग्रीज, ओके? 18 डिग्रीज की बैंकिंग मिलती है इसको, फास्ट राइट हैंडर है और इट लीड्स डायरेक्टली टू द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट। Okay, I think this is a nice little segue to start talking about what happened yesterday. Friday को क्या क्या हुआ? तो let's talk about it. Okay, practice में we saw Kimi Antonelli top the session. Practice से एक चीज तो जाहिर है, Mercedes strong है इस ट्रैक पे।
मैक्लारन भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है. ओके, मैक्लारन आर कमिंग बैक, द अपग्रेड पैकेजेस आर वर्किंग. फरारी भी डिसेंट लगी. किमी एंटोनेली स्टार्ट्स ऑफ द प्रैक्टिस सेशन, टॉप्स द सेशन, फैंटास्टिक. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द स्प्रिंट क्वालिफाइंग. स्प्रिंट क्वालिफाइंग के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं. ओके, जॉर्ज रसल फर्स्ट इन द मर्सिडीज, लैंडो नॉरिस सेकंड इन अ मैक्लारन, Charles Leclerc third in a Ferrari, and fourth Oscar Piastri in the McLaren. Second Mercedes Kimi Antonelli, fifth. Max Verstappen, sixth in the Red Bull. Second Ferrari Lewis Hamilton, seventh. Pierre Gasly in an upgraded Alpine P8. P9 Gabriel Bortoleto, surprising, in an Audi. And 10th position Arvid Lindblad in a V-Carb. That's your top 10. Lekin look at the top four. George Russell first, Lando Norris second, Charles Leclerc third, Oscar Piastri fourth, और इन चारों के बीच में गैप 0.099 seconds. Less than 1/10 of a second, guys. The top four are closely bunched. Okay, SQ1 actually Charles Leclerc ने टॉप किया, SQ2 ऑस्कर पियास्ट्री ने टॉप किया, लेकिन SQ3 जब पोल पोजीशन की बारी आई तभी जॉर्ज रसल probably put a very important lap, probably the most important lap, not just of this weekend, but a very important lap considering George Russell's championship ambitions for 2026. Compare that with his teammate Kimi Antonelli. किमी एंटोनेली ने प्रैक्टिस सेशन डेफिनेटली टॉप किया, एक ही प्रैक्टिस सेशन था, वो उसने टॉप कर लिया. लेकिन SQ1 स्प्रिंट क्वालिफाइंग जैसे शुरू हुई और उसके पहले ही सेशन में पहली ही लैप किमी एंटोनेली की, और टाइम्ड लैप थी, लास्ट टर्न. ओके, द टर्न दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट, टर्न नंबर 14, एरी लायन डाइक बॉक्ट. उस टर्न पे एग्जिट लेते वक्त कार ने स्नैप किया, ही लॉस्ट कंट्रोल, वेंट इनटू द ग्रेवल. फॉर्चुनेटली ग्रेवल में किमी एंटोनेली कंट्रोल कर पाया कार को, brought it back on the track, but the lap was ruined and so was the car, so were the tires. उसको पिट्स में जाना पड़ा, उसको वो लैप अबैंडन करनी पड़ी. Okay, now let's talk about the McLarens. McLaren Zandvoort ट्रैक पे एक बहुत ही पावरफुल कार नजर आती हुई. लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आते हुए. अभी उनकी पोजीशन सेकंड एंड फोर्थ. मेरा ये मानना है कि लैंडो नॉरिस ने अपना 100% ये लैप में नहीं दिया है. ही इज लेफ्ट समथिंग आउट. व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? टेल मी. चलो अभी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ. मैं सिर्फ स्प्रिंट का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं इन जनरल ये वीकेंड का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ. ओके, व्हिच कैन आल्सो इंक्लूड द रेस. यू नो, आई रियली वांट मैक्स वर्स्टैपेन टू विन द ग्रांड प्री. वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप ड्राइवर मिला है हमें. And if he cannot match Jim Clark's record of 4 Dutch Grand Prix, if he cannot match that when the Dutch Grand Prix is his home Grand Prix, then I think that is too sad, isn't it? तो इसलिए मैं चाहता तो हूं कि मैक्स वर्स्टैपेन ये ग्रांड प्री जीते. क्या मुझे लगता है वो ये ग्रांड प्री जीतेगा? Okay, my prediction is yes. My prediction is Max Verstappen and Red Bull, they will use this sprint qualifying to understand कि कार को 1 lap परफॉर्मेंस में कॉम्पिटिटिव कैसे बनाना है. ओके, अगर रेड बुल वो कर पाती है तो हमें मेन रेस क्वालिफाइंग में वी विल सी मैक्स वर्स्टैपेन गेटिंग द पोल पोजीशन और एट लीस्ट द P2. Then he can target a brave move somewhere on lap 1, maybe at turn 1, maybe around Hogenholzbach, maybe you know, airy lion dyke walk. I don't know. Kahin pe to he can try a brave overtaking move, which will give him P1. और उसके बाद Zandvoort पे Max Verstappen I think defend कर सकता है, even if that Red Bull isn't the fastest car on the grid. That is personally what I think, and that is personally what I am predicting. मुझे बताइए आपके प्रेडिक्शंस क्या है स्प्रिंट रेस के लिए भी. अगर ये आप स्प्रिंट रेस होने के बाद अगर देख रहे हो तो फिर मेन रेस के आपके प्रेडिक्शंस क्या है, ये मुझे बता के रखिए. एंड वी विल मीट इफ पॉसिबल आफ्टर द क्वालिफाइंग या फिर डेफिनेटली आफ्टर द रेस. ओके, तब तक लेट्स हैव आवर आईज एट Zandvoort ट्रैक फॉर वन लास्ट टाइम बेबी. ये है F1.